नमस्कार दोस्तों, एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए हैं। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, ठीक है। उसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब आज हम चैप्टर 2 इसका आगे बढ़ा के चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। बहुत लोग का एक मतलब था समस्या कि कौन लोग इस वीडियो को देखे। आज हम स्पष्ट कर देते हैं, जो लोग क्लास 10th की तैयारी करे वो तो देखे ही, जिसको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी जानते हैं, यूपीएससी का तैयारी करने वाले तो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी बीपीएससी यूपीएससी इस सब का तैयारी कर रहे हैं, जिसका एसए में ये पूछा जाता है नारीवादी पर बताइए या सामाजिक विविधता पर कुछ मतलब प्रकाश डाले, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम आपको द बेस्ट देंगे। आज इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, अगर उसके बाद हमको जज कीजिए। आप आज को आपको पूरा समझ में आने वाला है, कोई अति बट नहीं होगा, ठीक है। पूरा आपको A to Z बने रहिए लास्ट तक, उसके बाद जज कीजिए कैसा है। अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो अपना चलते बनिएगा, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर 2 राजनीति शास्त्र में पूछ रहे हैं, जाति लैंगिक सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, ठीक है। हम लोग कल पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में, कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि मतलब कि समाज के विभाजन कितना तरह का है, धर्म जाति भाषा ये सब। लेकिन उसमें भी सबसे जड़ जो पकड़े हुआ है हमारे समाज में, जो हमारे देश को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है, उसमें 3 मेन है। पहला देखिएगा, जाति लैंगिक और सांप्रदायिक, ठीक है। जाति आधारित जो भेदभाव है वो मालूम है हमारे समाज में जड़ तक घुसा हुआ है। जाति, उसके आधार पर कितना बड़ा वोटिंग है, ये सब जो होता है चुनाव में कितना प्रभाव करता है। उसके बाद है लैंगिक, महिला पुरुष में जो लैंगिक विभेद है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सांप्रदायिक, सांप्रदायिक मतलब अन्य धर्मों के जो लोग हैं, उसका भी धर्म के आधार पे भी हम लोग का बहुत प्रभाव पड़ता है समाज में। चलिए उसी को देखेंगे आज। देखिए पहला बात ये समझिए अच्छा से, लोकतंत्र किस पे आधारित शासन है? समानता पे आधारित। लोकतंत्र भेदभाव करता है किसी में? नहीं करता। लोकतंत्र के नजर में सब समान है। लेकिन भेदभाव हमारे समाज में अभिन्न अंग है कि नहीं है? हमारे देश में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग है कि नहीं है? हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोग है कि नहीं है? स्त्री पुरुष है कि नहीं है? और भी विविधता है कि नहीं है? इससे मुंह मोड़ा जा सकता है? नहीं। लोकतंत्र का ये अभिन्न अंग है। ये सिर्फ हमारे देश भारत में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे विश्व में यह व्याप्त है, ठीक है। पूरे देश में देखिएगा, पूरे विश्व में एक क्रिश्चियन ही मान लेते हैं कि मतलब यूरोप में एक देश मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म फॉलो करता है, उसमें भी 2 सेक्ट है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उस आधार पर देश बढ़ रहा है। अब भारत में तो कितना आधार है, कितना विविधता है, विभिन्न भाषा बोलने वाले 3000 से उपजाति जाति सब है कि नहीं? तो भारत को विविधता जो है ना, विविधता में भारत एकता है। विविधता को साधते हुए यहाँ पर देश में क्या होना चाहिए? शासन सत्ता चलाना जाना चाहिए। अगर इसको कोई भड़काएगा या सत्ता से जो उसका विविधता को नहीं फॉलो किया जाएगा, उससे क्या होगा? देश पूरा बंटने के कगार पे हो जाएगा। कि हमारा देश जब बटेगा तो समझते हैं कितना टुकड़ा हो सकता है। इसलिए आपको विविधता को समझाया गया है, विभेद को समझाया गया है, विभाजन को समझाया गया है, कैसे विभाजन होता है, कैसे सत्ता प्रभाव समाज विभाजन को जन्म देता है, कैसे समाज विभाजन उसके बाद सत्ता को निर्धारित करने लगता है, उसके लिए समस्या बन जाता है। इसको आप परिवार के लेके हम समझाते एग्जाम्पल लेके अपने परिवार पे लीजिए और देखिए। पहले आप अलग अलग सबको करने का व्यवस्था दीजिए, सबको अलग अलग चीज दीजिए। उसके बाद जब अलग का आदत पड़ेगा, उसके बाद आप साथ लाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आपसे साथ नहीं आने वाला परिवार में। यही बोले कि गार्जियन का क्या कर्तव्य होता है कि सबको साथ लेकर चलने के लिए। इसी प्रकार सत्ता में किसका, नेता का यह धर्म होता है कि हम अपने विविधता को बना के रखे, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखे। इसी का शपथ लेता है वो नेता। सब क्या लेते हैं? देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है। उसी का शपथ लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश में एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीयता की भावना को कभी चोट नहीं पहुंचना चाहिए। देखिएगा हमारा जो देश आजाद किए थे, वो एक किस मतलब उसका जाति पूछते हैं आप लोग, किस धर्म से थे, किस जाति से थे? उस समय तो नहीं पूछते थे। तो आज आप कैसे बोल दिए कि देश जब आजाद हो गया है, आज सब बढ़िया है, तो हम लोग विभेद करके देश को छोड़ देते हैं, अपना सब देखते हैं? ये गलत है। सबसे ऊपर देश रखिए, देश के बाद अगर ये सब रहता है तो अपना लड़ाई भी करिएगा तो चलेगा। जब घर रहेगा तब ना आपस में लड़बो करिएगा, तब घर रहेगा। देश रहेगा तो सब चीज कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भावना क्या होनी चाहिए? ये राष्ट्रीयता की भावना, देश सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और आपको बता देते हैं, सबसे इजी मानता है पॉलिटिकल साइंस को सब, कि मतलब कि पूरा सोशल साइंस को इजी मानता है। अब सोशल साइंस का टीचर बढ़िया मिलता नहीं है, और सोशल साइंस बच्चा का सबसे कमजोर पक्ष रहता है, और उसको उसको ध्यान भी नहीं देता कि उसको बढ़िया कर सके। कहते नहीं समझ में आ रही भाई, साइंस लगा हुआ है इसमें ना, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है।
तो ये सब साइंस लगा हुआ है, इस साइंस से नीचे नहीं है ये सब। इसको पढ़ के सब आईएएस बीपीएससी सब निकालते हैं, कैसे बड़े बड़े लेवल के पोस्ट पर इसको पढ़ा जाता है, इतना हल्का तो नहीं है। इस पर तो आपको साइंस लगा हुआ है तो विचार करने का जरूरत है, ये नहीं कि पढ़ दिए थ्योरी है रटता बच्चा पास हो जाता है, सब समझता आसान है। इसमें बहुत विचारधारा है। और आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, हम खुद पॉलिटिकल साइंस के विषय आपको बोले ना कि इसको जब नहीं समझा पाएंगे तो क्या समझा पाएंगे, आपको बताइए। ये हम पढ़े हुए हैं विभिन्न विचारधारा, पूंजीवादी, समाजवाद, समझे, उसके बाद रूढ़िवाद, मानववाद, इस पे एक बुक पढ़े हुए हैं। ये सब आपको एक एक विचारधारा पे एक बुक आता है, ठीक है। और उस पर कितना विचारक का सोच रहता है। नारीवाद, नारीवाद का कितना लहर चला, पहला लहर में क्या अधिक फायदा हुआ, दूसरा लहर में क्या मिला, तीसरा लहर में क्या मिला, ये सब पढ़े हुए हैं। तो ये सब बता रहे हैं आपको कि अगर इसको पढ़िएगा सर्वांगीण विकास होगा आपको। जो इस विषय से नहीं है वो भी पढ़ेंगे तो उनका विकास देखने का नजरिया चेंज होगा। क्योंकि विभिन्न पक्ष के विचारधारा को सोचिएगा तो आपका दिमाग डाइवर्स होगा, विविध दिशा में सोचने के लिए एबल होगा आपका दिमाग। कैसे होगा, क्योंकि आप अलग अलग विचारधारा को डाले हुए, खाली आप नारीवाद जानते हैं, नारीवाद के बारे में सोच रहे हैं तो आपका विचारधारा क्या होगा, संकीर्ण हो जाएगा। अगर सिर्फ आप समाजवाद देते समाजवाद सोचिएगा, जातिवाद के लेकर सोचिएगा आप जातिवाद ही सोचिएगा। इसलिए विभिन्न विचारधारा को समझिए और उसको दिमाग में डालिए कि आपका दिमाग हर लेवल में काम करेगा। यही प्रशासन में खोजता है, आईएएस यूपीएससी सब में क्या खोजता है, अलग अलग विचारधारा को जाने, किससे उसका दिमाग का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, विभिन्न दिशा में सोचने के लिए एबल होगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि समान लोकतंत्र जो है समानता पर आधारित है, लेकिन लोकतंत्र में देश में क्या है, विविधता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। विविधता है, विविधता रहता है, अच्छा बात है। बोले ना कि कई तरह के फूल हमारे यहाँ भी कितना सुंदर लगते हैं, इसी तरीके से हमारे देश में विविधता है तो हमेशा देश के लिए खतरनाक नहीं है। ये नहीं कि सबको धर्म कन्वर्ट करवा के एक धर्म बना दीजिए, सबका जात कन्वर्ट करा के एक जात बना दी, ये गलत है। विविधता एक लेवल पर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अच्छा ही काम करता है, रहना चाहिए। विविधता है तो है, रहने दीजिए, लेकिन उसके आधार पर खतरा कब बन जाएगा देश के लिए उसको समझना है। उसको जब बढ़ावा देने लगेगा, उस पर राजनीति होने लगी, सत्ता का काम रहेगा कि उसको भड़काए और अति कराए, कॉन्फ्लिक्ट, गृह युद्ध करा दे, ये गलत रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए जाति, अब हम 3 आधार पे हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, और सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है। तो आपको बताते हैं, पहला हम कुछ मन है कि लैंगिक आधार पे आपको पढ़ाया जाए, दूसरा पार्ट में जाति आधार पे देंगे और तीसरा पार्ट में सांप्रदायिक आधार। ये दोनों पार्ट बहुत छोटा है, मेन पार्ट आपका यही है जो आज हम पढ़ाएंगे लैंगिक आधार पर, ठीक है। चलिए आप बताइए कि पूरा जो मान लेते हैं कि भारत में या विश्व में मानिए कि महिला पुरुष का जनसंख्या कितना होना चाहिए, आइडियल कितना, आदर्श कितना है, 50% महिला 50% पुरुष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी लगभग थोड़ा कम है, 48.5% है, और भारत जैसे देश में तो बहुत पहले कम था, धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। तो भारत में मान लेते हैं कि 48.5% अभी एवरेज दिखा गया है जनसंख्या, ठीक है, महिलाओं का, ठीक है। लेकिन रहना कितना चाहिए आइडियल, 50%, 50% पुरुष पे 50% महिला, ये सही है, आदर्श है, ठीक है। चलिए देखिए, प्राचीन समय में से ही मान लीजिए कि भारत, प्राचीन समय में चल जाइएगा तो नारी का ये स्थिति नहीं था, बहुत अच्छा स्थिति था। नारी को हर कार्यक्रम में पुरुष अपने साथ बैठाते थे, राजनीति में भी वो साथ बैठती थी। अपाला, गार्गी, ये सब महिला जो थी, ये सब का बढ़िया वर्ती था। और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल भी सेट किया गया था कि मतलब कि स्त्री के जन्म पे उत्सव मनाया जाता था, गड़ी में लक्ष्मी आ गए, घर में लक्ष्मी आ गई, इतना उत्सव होता था लड़की के जन्म से ही, ठीक है। और स्त्री को लक्ष्मी माना जाता था, लक्ष्मी का घर में नारी के आने से लक्ष्मी का वास, सरस्वती, ये सब माना जाता था, दुर्गा माना जाता था, ठीक है। तो मतलब स्त्री का महत्व ये इस तरह का था, इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्त्री जन्म पे ये सब मतलब शोक टाइप में नहीं था कि नाराज हो गए, मुस्कुरा, मतलब कि मतलब कि जैसे कि मान लेते कि स्त्री जन्म हुआ और मन में हर्ष उल्लास कम हो गया, ये सब नहीं था, ठीक है। तो पहले माना जाता था हर कार्यक्रम में हवन हुआ तो उसमें महिला भी साथ में बैठ के पुरुष के साथ हवन करती थी। कोई पॉलिटिकल पे मतलब कि राजनीति पे चर्चा होती थी, उसमें भी मतलब रहती थी। तो ये स्त्री का पहले में ऐसा स्थिति नहीं था। बाद में स्थिति जब पुरुष प्रधान समाज बना तो स्त्री का जो स्थिति था उसको क्या किया गया, नीचे ढकेलता चला गया और स्त्री एकदम 4 दीवारी के अंदर में रह गई। और उसके बाद उसका कोई विकास नहीं, उल्टा इतना स्थिति खराब हो गई कि आज तक उसके स्थिति को सुधारने पे काम चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्त्री को पुरुष प्रधान समाज के द्वारा, ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा पुरुष प्रधान समाज को बुरा भी लग सकता है, कोई ऐसा बात कहेंगे कि हाँ वो उनके चोट पहुंचेगा, तो ठीक है, लेकिन उससे वास्तविकता से मुंह नहीं ना मोड़ सकते हैं। सरकार भी इसके पक्ष में काम कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए देखिए लैंगिक विभेद और राजनीति। लैंगिक विभेद है कि नहीं? कहिएगा कैसे है? स्त्री पुरुष दो है ना, पर लैंगिक विभेद है। स्त्री लैंगिक विभेद मतलब क्या है? हमारे समाज में दो है अंग, स्त्री है और पुरुष है, ठीक है, ये लैंगिक विभेद है। तो एक होता है प्राकृतिक विभेद, जैविक विभेद। शरीर के संरचना के आधार पर देखिएगा तो लड़की अलग पता चल जाएगी, लड़का अलग पता चल जाएगा, है कि नहीं? पता चले तो ये जैविक है, प्राकृतिक है, ये हमारे प्राकृतिक ईश्वर ने बनाया है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जैविक विभेद से कोई समस्या नहीं होता है। समस्या मानवकृत विभेद से होता है। कैसे? जैसे माना जाता है मानवकृत विभेद में श्रम। अब लड़की लोग को माना जाता है कि ये काम नहीं कर सकती है, ये सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन कपड़ा बच्चा लालन पालन यही कर सकती है। इसी को आप समाज शास्त्र में जाइएगा ना, तो ये आपको फायदा मिलेगा कि एक टीचर से पढ़ने में कि हम आके ग्रेजुएशन तक के भी जोड़ सकते हैं आगे आपको। ये आगे जाके समाज शास्त्र में पढ़ना, स्टीरियोटाइजेशन ऑफ वुमेन, मतलब कि महिला के प्रति रूढ़िवादिता। महिला को माना गया कि गुड़िया ही से खेल सकती है। महिला का खिलौना क्या होगा? गुड़िया। गन नहीं हो सकता है, तलवार बंदूक नहीं हो सकता है, उसको क्या दिया जाता है? गुड़िया दिया जाता है। ये होता है स्टीरियोटाइजेशन, रूढ़िवादी। महिला दिमाग में पहले भर लिया गया है, महिला का ये काम नहीं है, बंदूक नहीं देना है, बढ़िया बढ़िया खिलौना नहीं देना है, उसको गुड़िया से देना है। श्रम भी डिसाइड कर लिया गया है, काम करेगी महिला तो क्या करेगी? चूल्हा चौका बर्तन बच्चा का लालन पोषण। आज देखिए महिला सीईओ नहीं है क्या बने बने कंपनी में? आज महिला इंजीनियरिंग नहीं कर सकती है, डॉक्टर नहीं है क्या? ये कैसे आप डिसाइड कर दिए? पुरुष प्रधान समाज मानव के द्वारा कैसे डिसाइड कर दिया कि स्त्री नहीं कर सकती है? और कितना दिन से उसको वंचित रखा गया, कितना दिन से उसको अंधकार में रखा गया कि तुम ये नहीं कर सकती हो, और उसको चार दीवारी के अंदर में बांध के रख दिया गया, ठीक है। और सब सब चीज का मजा अपने पुरुष प्रधान लिया, ठीक है। तो क्या होता है? मानव विभेद करता है। पहला श्रम के आधार पर काम आका गया कि महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती है और शिक्षा से जुड़ा कोई काम नहीं कर सकती है, ठीक है। वो क्या कर सकती है? घरेलू काम कर सकती है। ये मानव विभेद है पहला, ठीक है। अब मानव विभेद है कैसा है बताइए? आज इसको रूढ़िवादी को तोड़ा गया कि नहीं? स्टैंडर्डाइजेशन को तोड़ा गया कि नहीं? चलिए दूसरा मान लीजिए कि शिक्षा। दूसरा क्या माना गया है? शिक्षा। शिक्षा, महिला शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, महिला को शिक्षा से वंचित रखा गया है। पूरा देख लीजिएगा पहले में, ठीक है। शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती महिला। आज देखिए टॉपर सब महिला निकलती है तो कितना जोरदार प्रहार होता है पुरुष प्रधान समाज पे। जो महिला टॉपर निकलती, विभिन्न विभिन्न हमारे कक्षा में भी बहुत टॉपर महिला ही रहती थी। तो महिला शिक्षा में अगर नहीं दिखा रही कि ना भूमिका, तो महिलाओं की शिक्षा में ये विभेद किया कौन? मानवकृत विभेद है। खिलौना, महिला को खिलौना दिया जाता है, कौन कौन? गुड़िया, चूल्हा चौका वाला, ये सब सामान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? कि वो बर्तन बासन वाला सामा चकवा क्या क्या ये सब दिया जाता है, डॉक्टर वॉक्टर ये सब खिलौना दिया जाता है, ठीक है। जबकि पुरुष को क्या, बच्चे लड़का में बच्चे को क्या दिया जाता है? बंदूक, कार, ट्रक, ये सब दिया जाता है। ये यहाँ पर से विभेद शुरू हो जाता है जन्म से ही, देख लीजिए। कौन करता है? पहले घर ही में स्टार्ट हो जाता है, क्या कि हम लोग का पूर्वाग्रह रूढ़िवादी हो गए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इसी को कहते हैं, बायसनेस कहते हैं, ठीक है। पूर्वाग्रह, निर्भरता। अब देखिए महिला को शुरू से ही निर्भर है कि नहीं है? महिला को शुरू से निर्भरता रखा गया है। जन्म लिया तो पिता पर निर्भर है बच्ची, जैसे शादी हुआ तो किस पर निर्भर है? पति पर निर्भर है, पुरुष पर ही निर्भर है। जैसे शादी हो गया, अब उसके बाद जो बड़ी हुई बूढ़ी हुई तब किस पर निर्भर है? अपने बच्चे पे निर्भर है। तो महिला शुरू से लेकर जन्म से ही अपना मृत्यु तक किस पे निर्भर है? किसी न किसी पुरुष पे निर्भरता बना के रखी हुई। इस देखिए उसलिए इसका सशक्तिकरण पे काम नहीं होता। महिला को अगर सशक्त किया जाए, अपना स्वरोजगार दिया जाए, वो अपना जब स्वतंत्र होगी तो वो अपना हर चीज़ कर सकती है। और देखा गया कि बढ़िया कर रही है। महिला जब कमाती है तो अपने बच्चों का अच्छा से विकास करती है। उनका खर्चा फिजूल खर्चा नहीं होता है जैसे पुरुष का होता है। पुरुष नशा वशा में पैसा लगा दिया, इधर उधर खर्च कर दिया, जुआ सट्टा में उड़ा दिया, इस तरह से महिला का खर्चा नहीं होता। महिला का खर्चा है ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी जो प्राथमिकता देती है बच्चों के शिक्षा पर, घर के सामान पर। तो महिला को जब स्वरोजगार या रोजगार करती है, महिला जब पैसा कमाती है, जो स्वतंत्र होती है, तो इससे जो है निर्भरता तक पुरुष का खत्म हो जाता है। महिला निर्भर नहीं रहती पुरुष पे, जो पुरुष प्रधान समाज को चोट पहुंचता है कि सरकार रोजगार के में आरक्षण क्यों दे रही है महिला को? नहीं देना चाहिए। निर्भरता हम लोग का पुरुष का खत्म हो रहा है। तो निर्भरता जो है वो जन्म से ही क्या है, ये विभेद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है कि महिला क्या है, निर्भर रहेगी। किस पे निर्भर रहेगी? पुरुष पे। शुरू में पिता पर, फिर पति पर, उसके बाद बच्चे पर। ये देखिए ये विभेद बना हुआ है, ये खराबी है। ये खराबी नहीं है, जैविक स्तर पे ठीक है तो ठीक है। पुरुष दूसरा चीज है, महिला का काम है, महिला का जो जैविक है वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो पुरुष नहीं ना कर सकता है। ये प्राकृतिक बनाया है, जरूरी है, ठीक है, ऐसा है। तो इसके आधार पे कोई समस्या आती है? इसके आधार पे समस्या का देखिए तो कितना बड़ा समस्या है कि नहीं है, सोच के देखिए जो बताया। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसी को देखते रहिए, आपको द बेस्ट मेरा कंटेंट रहेगा अभी तक। जो नहीं समझ में आया बने रहेगा, जरूर समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए जिसका समझ में आता है उसका देखिए। चलिए देखिए, लिंग के आधार पर श्रम के विभाजन, जैसे स्त्री के लिए कार्य। अब लिंग के आधार पर कैसे विभाजन होता है, कैसे विभेद होता है समाज में। पहला देखिए, बता दिए स्त्री का कार्य में, देखिए स्त्री के लिए कार्य में विभाजन कैसे होता है। काम बांट दिया गया है, चूल्हा चौका होम साइंस वाला काम कीजिए, है कि नहीं, घर का गृह का लालन पालन बच्चा पोषण यही सब कीजिए, बाहर का काम नहीं करना है। ठीक है, आप सक्षम ही नहीं है करने का, करने भी देंगे तो आप सक्षम नहीं है। सक्षम कैसे नहीं है, शिक्षा उक्षा मिला नहीं, उसके प्रति कौशल नहीं प्राप्त है, तो सक्षम कहाँ से कोई हो पाएगा। बच्चा पैदा से थोड़ी सीखता है, वो पुरुष भी सीखा है तब वो सक्षम हुआ है। महिला को तो सीधा कहेगा काम करो, कैसे उसको कौशल दीजिए, ये दीजिएगा तो कहीं नहीं कर पाएगी। आज देखिए सबसे बड़ा तमाचा है कि नहीं, कैसे जब बड़ा बड़ा पोस्ट पर महिला सीईओ बनती है और बढ़िया बढ़िया करोड़पति में बिलियनियर में जब महिला का नाम आता है तो कितना बढ़िया खुशी मिलता है कि महिला को हम लोग क्या बनी है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है जब टॉपर बनती है महिला। देखिए पुरुष प्रधान पे लगा तमाचा, बनी महिला टॉपर, ये सब सुनते होंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि महिला को माना गया ना शिक्षा अच्छा से ले सकती है, ना कार्य कर सकती है, ना रोजगार कर सकती है, ना बिजनेस कर सकती है, ना जॉब कर सकती है, सब संभाल लेती है महिला। ठीक है, ये सब स्टीरियोटाइप है। अब देखिए जैसे पुरुष को माना गया कि भाई आप बाहर का काम कीजिए, घर से बाहर काम कीजिए, घर से बाहर काम करने के बाद वो घर का ही काम करता है। बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में देखिएगा तो खाना कौन बना रहा है, पुरुष। घर में नहीं बनाएगा, घर में महिला बनाएगी, लेकिन बाहर में जाके बावर्ची वाला काम करेगा तो ये पुरुष करता है। यही काम है खाना बनाने का। बाहर जाके मान ले तो कोई गरीब लोग है जो शिक्षा नहीं, नौकर बनता है कि नहीं, घर का सब काम उसे कराता है, तो बाहर में जाकर वो नौकरी बन रहा है, घर का ही काम कर रहा है, लेकिन उसके घर में महिला कर रही होगी। दूसरा देखिए, घर में बाहर जाकर मान लीजिए कि कपड़ा उपड़ा जो देखिएगा, दर्जी जो है, जो दर्जी चलाता है, वो देखिएगा स्त्री लोग क्या करती है, कपड़ा सिलने का काम करती है। तो पुरुष लोग में देखिएगा कि पुरुष लोग भी दर्जी लोग है कि नहीं, कपड़ा धोने वाला देखिएगा, कुक देखिएगा, ये सब देखिएगा तो क्या निकलता है, अरे यहाँ तो पुरुष भी है, हर चीज कर रहा है। भाई कोई ब्यूटी पार्लर में पुरुष काम कर रहा है कि नहीं, तो पुरुष हर जगह है विद्वान। ठीक है, महिला का कपड़ा भी बेचने में जाते देखिएगा तो दुकान में पुरुष है। ठीक है, तो ये सब पुरुष महिला वाला काम कर रहा है, लेकिन महिला अगर पुरुष वाला काम नहीं कर सकती, ये पुरुषार्थ विचारधारा है। चलिए, यह विश्व भर में की समस्या है, यह भारत की समस्या नहीं है, किसी भारत में ऐसा विभेद है, विश्व स्तर पे स्त्री को नजरअंदाज किया गया है। ठीक है, ये देखिएगा विकासशील देश, अविकसित देश, अविकसित देश, तीनों की समस्या है। तीनों में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कम ज्यादा कैसे, विकासशील में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब थोड़ा अविकसित में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, विकासशील में कम हो सकता है, और विकसित में थोड़ा सा बच सकता है। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध हुआ, इसमें पुरुष का ज्यादातर मृत्यु हुआ, डेड हुआ। इससे क्या हुआ, स्त्री का पॉपुलेशन तो बढ़ गया, महिला पुरुष घट गया, तो आप क्या करेगी, अपना भरण पोषण करने के लिए अपने अधिकार की मांग करने लगी। इससे बाद इसमें देखिएगा फेमिनिस्ट आंदोलन, नारीवादी आंदोलन चला, इसके अलग अलग चरण चले। पहला चरण में क्या मिला, दूसरा चरण में, ये सब आगे को पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दिए कि उसको काम का अधिकार मिला, बाहर जाके काम कीजिए, और जरूरत भी था उस समय, समाज को जैसे जरूरत है उसको अधिकार मिलता गया। ठीक है, जागृति भी आने लगा लोगों में, महिलाओं में, कि हमको ये सब अधिकार मिलना चाहिए, ये सबसे वंचित रखा गया। धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नारीवादी आंदोलन का लहर पड़ा, उसे वोटिंग अधिकार मिला, वोट डालने का राजनीतिक अधिकार, समाज में बराबरी काम करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ये सब मिला, और राजनीति में भी वो आने लगी, चुनाव लड़के या वोट मतलब और तरह से आने लगी। ठीक है, और रोजगार पाके आर्थिक विकास हुआ उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है स्वामी विवेकानंद का क्या कथन है महिला पर। स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा कथन है। अगर कह रहा है कि नारी का आपको सशक्तिकरण करना है, विकास करना है, अगर पूरा समाज का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो आप नारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या कि आप, इसका मतलब हो जाएगा कि एक पहिया पर गाड़ी चलाना, एक पंख से उड़ना। ठीक है, क्या कि स्त्री और पुरुष एक वाहन के दो पहिए के बराबर है, पुरुष भी जरूरी है, स्त्री भी जरूरी है। किसी के वंचित करके, किसी को नजरअंदाज करके, नेग्लेक्ट इग्नोर करके आप समाज के कल्याण की दिशा में, देश विकास की दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, यही बात स्वामी विवेकानंद की है। महिला को नजरअंदाज करने का मतलब है एक पंख से देश का उड़ान भरिए, मतलब विकास कीजिए, एक पंख से उड़ान भरने के बराबर है, एक पहिया से वाहन चलाने के बराबर है। ठीक है, तो महिला को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको उससे तटस्थ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए महिला भी अपना
हम लोग के देश में भी महिला जो है शुरू से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान से ही उसमें चेतना का बहाव हुआ और बहुत सुधार हमारे समाज सुधारक महिलाओं के लिए लिए हैं, उसको हम आगे देखेंगे। चलिए, सभी प्रकार के देश इसका सामना कर रहे हैं, सभी प्रकार के देश इसका सामना कर रहे हैं, बता दिए हैं कौन कौन देश सामना कर रहा है। ठीक है, विकासशील हो विकसित हो सब देश क्या कर रहे हैं, समस्या बना हुआ है सब जगह। ठीक है, चलिए, इसका मतलब महिला जो है 50% होनी चाहिए। अब 50% को आप पॉपुलेशन को हटा दीजिएगा, उसके बाद चाहिएगा देश का विकास कर ले, तो उसका देश का तो बेड़ा गर्क होबे करेगा। अपना 50% जनसंख्या को क्या मानता है, निर्भर नहीं है। मतलब घर में है 10 गो आदमी, 5 गो आदमी को हटा लीजिए, 5 गो आदमी में विकास कीजिए, और जिसका 10 गो आदमी काम करेगा उसका विकास आपका विकास में कितना फर्क रह जाएगा, कितना हमारा देश पीछे छूट जाएगा। इसलिए ना पीछे छूटा है कि दुनिया में देखिए, यूरोप में यूएसए में देखिए महिला लोग आगे है, मतलब उसका 100% जनसंख्या काम कर रहा है, और हम लोग पहले 50% को डिसेबल मान लिए कि भाई अपंग है, दिव्यांग है, ये पॉपुलेशन महिला का हमारे कार्यशील में नहीं आता है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के लिए, है कि नहीं। चलिए, दूसरा देखिएगा, सत्ता में सुनिश्चित भागीदारी ही नारी को सशक्त कर सकती है। अगर हम देश में, अगर सत्ता में अगर हम नारी को भागीदारी दें, महिला का उसका भागीदारी को सुनिश्चित करें, इससे क्या होगा, सशक्त देश बनेगा हमारा। यही उपाय है, देश को सशक्त करना है, विकास करना है अच्छा से, तो महिला को नजरअंदाज नहीं कीजिए, उसको सशक्त कीजिए, उसको सक्षम बनाइए, उसको रोजगार में क्या करिए, अवसर दीजिए। इससे क्या होगा, महिला सशक्त बनेगी, देश का विकास होगा। ठीक है, इसके बिना नहीं हो सकता है। देखिए ब्रिटेन जैसे, देखिए ब्रिटेन में भी क्या हुआ है, जैसे विकसित देश कहिएगा तो वहाँ पर शुरू से ही महिलाओं के लिए ये व्यवस्था नहीं थी। वो लोग लड़ाई बढ़िया करिए, नारीवादी आंदोलन का चरण चला है, उसके बाद उस सबको मताधिकार का अधिकार मिला है, वोट डालने का। ठीक है, 1971 में देखिएगा तो स्विट्जरलैंड में देखिए, जो जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब वहाँ के हर लोग डायरेक्ट अपने डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पर नारी को वोट डालने का अधिकार कब मिला, 1971 में। इससे अच्छा तो हम लोग का देश था, जब देश आज़ाद हुआ तभी वोटिंग राइट मिल गया था महिलाओं को। तो स्विट्जरलैंड भी, यूरोपीय देश भी कहते हैं आप लोग विकसित है, वहाँ भी महिलाओं को सीधा अधिकार मिल गया नहीं है। 1928 में देखिए ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन हम लोग को गुलाम बनाया हुआ था, उसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कब आया, 1928 में, मतलब आ गया था सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। इसमें महिलाओं को बाहर रखा गया था, महिलाओं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में नहीं आती थी। मतलब बच्चे लोग को 18 साल में पुरुष को मिल गया अधिकार, लेकिन महिला कितनी उम्र की है तो उसको चेतना नहीं है राजनीति के बारे में, उसको वोटिंग राइट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए देखिए, नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, नारीवादी आंदोलन क्या है, आज का आप लोग महिला जितना लोग है, सुन लीजिए, आज आपको जितना अधिकार मिला है शिक्षा का, आपको आरक्षण जो मिला है पढ़ाई लिखाई में, या सत्ता में मिला है कि सीट पर आपको आरक्षण मिला है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका नारीवादी आंदोलन की है। आप इसके बारे में पढ़िएगा तो हिल जाइएगा। नारीवादी लोग क्या की है, अपने आप का बाल मुंडवा ली है, टकली हो गई है। क्यों, क्योंकि महिलाओं को सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। आजकल जितना भी महिला है जो वीडियो बनाती है अपना देह का प्रदर्शन करके, जो रील्स उल्स बना रही है, वो नारीवादी आंदोलन को कमजोर कर रही है। नारीवादी आंदोलन अपने आप को देह को, वो उसके, देखिए सब पुरुष को देखने का एक नजरिया है, महिला को कैसे किस रूप में देखती है, महिला को देखती है सौंदर्य रूप में, देह उनका आकर्षण के रूप में देखता है। लेकिन यही को तोड़ा है फेमिनिस्ट मूवमेंट में। इसका आंदोलन पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा आप लोग को। ये आगे का पढ़ाई है, आप लोग को थोड़ा बता देते हैं। महिला अपने आप को टकली कर ली है, इससे क्या हुआ है कि उसको देह को मतलब देह के विचार से अलग से देखिए, उसको शारीरिक अपना सौंदर्य को घटा ली है। ठीक है, महिला अपने आप को नग्न कर ली थी कि भाई हमको खाली इसी तरीके से देखिएगा, लीजिए हम इसको आम कर दिए, ये कुछ नहीं है, हमको इसके अलावा देखिए ना हम कितने सक्षम है। तब जाके उसको बहुत अधिकार मिला है। फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ है तो उसको, जितना भी नारी लोग है उसको समझिए, तब जाके आपको इतना आज लोग सक्षम मिला कि आप लोग को इतना अधिकार मिल गया डायरेक्ट। इसके पीछे बहुत महिला लोग क्या करिए, आंदोलन की है कि उसको देह के सौंदर्य के अलावा इतर सोचिए आप। खाली महिला को सौंदर्य रूप में, आकर्षक रूप में, देह के तरफ में, ये इसका उपयोग में मत देखिए। महिला उसके इतर भी है, उस वो मानसिक रूप से भी सक्षम है, वो हर कार्य करने के लिए बोला है, इसलिए वो सब का आंदोलन की है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया नारीवादी लोग देखिएगा शादी नहीं करेगी। ठीक है, पुरुषों के अपने अंदर में रखती है कि रखो मेरे अंदर, हम रोजगार करेंगे। ठीक है, इस सब को तमाचा देता है, पुरुष प्रधान जितना सोच है उस सबको तमाचा। ठीक है, चलिए देखिए, इसी का देन है, इसी का देन है कि महिला को उसके अधिकार से वंचित रखना मुश्किल हो गया। आज महिलाओं को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सऊदी अरब भी देश में जाइएगा या मिडिल ईस्ट कंट्री में जाइएगा, जो महिला को उसको क्या मानता है,
मतलब उसको अधिकार नहीं मिला, हॉल में सिनेमा हॉल देखने का अधिकार नहीं मिला, या बहुत सारा अधिकार, गाड़ी चलाने का अधिकार मिला अभी, तो धीरे धीरे सबको अधिकार, उससे समाज का जरूरत बढ़, डिमांड के हिसाब से उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। आज वंचित रखना महिला के अधिकार को से दूर, उसका उसको उसके हक देने से दूर रखना आज सबको मुश्किल हो गया, काहे कि नारीवादी आंदोलन चरम पर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए इसी का देन है कि आज महिला बैंक, इंजीनियर वो सभी कार्य को कर रही है। आज महिला को देखिएगा विभिन्न कंपनी के बड़े बड़े मैनेजमेंट पोस्ट, एचआर पोस्ट, ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट पर, सीईओ पर, पेप्सिको की सीईओ कौन थी? ठीक है, इंदिरा नूई, ये सब थी ना। ये सब क्या है, फोर्ब्स मैगजीन में सबका नाम आता है कि नहीं। भारत में भी महिला एंटरप्रेन्योर, उद्यमी है। ये सब कार्य कर रही है महिला, जो पुरुष के विचारधारा को चोट पहुंचा रही है, रूढ़िवादिता को तोड़ रही है, बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर रही है, आने वाली लड़की के पॉपुलेशन के लिए क्या कर रही है, मार्ग खोल रही है, रास्ता मिल रहा है उन लोग को। ये क्या है, आप लोग के बहुत बड़ा क्या है, एक एग्जाम्पल सेट कर दी है। ठीक है, देखिए पुरुष प्रधान समाज में पूर्वाग्रह को तोड़ रही है। पुरुष प्रधान समाज जो मान रहा था कि शिक्षा नहीं ले सकती, बढ़िया काम नहीं कर सकती है, ये सबको तोड़ रही है कि नहीं। कितना बड़ा बुरा लगता होगा कि हम लोग कितना दिन से महिला को अंधकार में, अंधेरा में रखे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे कितना समस्या होगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, संविधान निर्माता शुरू से ही नारियों का हित का ध्यान दिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग के देखिए संविधान निर्माता कितने बढ़िया थे। 1900 जैसे संविधान लागू हुआ, नारी को अधिकार मिल गया वोट डालने का, नारी को प्रावधान आयोग बना के तो महिलाओं को बढ़िया हर बराबरी का दर्जा दिया गया। वहां से कोई कमी नहीं किया गया हम लोग के देश के स्तर पर। शुरू से ही हम लोग का देश का जो संविधान निर्माता है वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, वो सीधी उसका जो सोच था विकासात्मक सोच था, वो शुरू से ही सब अधिकार दिए हुए थे। हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए समाज सुधारक ने स्वतंत्रता पूर्व ही कई सुधार अपना नारीवादी के लिए ले चुके थे। अब हमारे जो समाज सुधारक थे वो देश आजाद होने से पहले अंग्रेजे के समय से क्या करी थे, अंग्रेज के समय से ही नारियों के लिए विभिन्न विभिन्न अधिकार ले लिए थे। जैसे नारी, पहले उस समय क्या था, हमारे समाज में कुरीति थी, महिलाओं को 9 साल में, 8 साल में, 10 साल में विवाह कर दिया जाता था, उसको बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, जिसमें उसको सोच समझ भी नहीं आता था, उसमें उसका शादी हो जाता था। पहले देखिए कितना सीरियल भी आया हुआ है, बालिका बधू, ये सब टाइप में। मतलब क्या करा है कि बच्चे का इसको कानून बना के तोड़ा गया। सबसे पहले देखिए 1929 में क्या किया गया, कम से कम 14 साल महिला का, अब पुरुष के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 18 साल। उसके बाद क्या कहा गया 1949 में, कितना कर दिया गया, 15 साल लड़की के लिए और लड़का के लिए 18 साल रहने दिया गया। 1978 में देखिए पुरुष 18 है, महिला को देखिए 78 में क्या किया गया, 18 साल महिला और पुरुष 21 साल, 19 साल भी कहा गया। लेकिन 19 साल बाद में 2006 में घटा के फिर 18 साल अभी भी बना हुआ है। महिलाओं का न्यूनतम उम्र कितना है शादी के लिए, 18 साल, और लड़का के लिए कितना है, 21 साल। इससे नीचे शादी होगा तो अपराध माना जाएगा, बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, बहुत सा समाज में नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी व्याप्त है। राजस्थान इस सब में सुनने को खबर मिल जाएगा, बिहार में भी मिल जाएगा, बाल विवाह हो गया, कम, इससे कम उम्र में शादी हो गया। ये सब कुरीति है समाज में, दूर होना चाहिए, हो रहा है, कानून बना हुआ है, जैसे धराता है खबर में आता है कानून उस पर एक्शन लेता है। ये महिलाओं के विकास के लिए बाधक है इस बाल विवाह, क्योंकि उस समय वो सशक्त नहीं रहती है, न शिक्षा प्राप्त कर ले रहती है, न वो अपने आप को स्वतंत्र रह सकती है। अगर पुरुष उसको अलग कर दे तो वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती है। ठीक है, हमेशा डिपेंडेंट, निर्भर रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए सती प्रथा उन्मूलन, क्या है, सती प्रथा उन्मूलन। तो 1929 में देखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय के पहल से विलियम बेंटिंग ने क्या किए थे, सती प्रथा को रोक लगा दिए थे। उसमें उनका भाभी भी थी जो राजा राम मोहन राय का, उसका भी शिकार बनी थी। उनको बहुत बुरा लगा कि ये कुरीति हमारे समाज में बना हुआ। सती प्रथा है क्या, जब कोई महिला का पति गुजर जाता था तो महिला को उसके पति के चिता के साथ ही उसको जला दिया जाता था। क्यों जला दिया जाता था, क्योंकि उसके पति के बिना अब क्या होगा, उसका गुजर बसर नहीं होने वाला था। इसलिए सोचता था कि इससे दिन प्रतिदिन मरने से अच्छा कि अब ये मार दिया जाता था। ये कितना बड़ा कलंक था। महिला सशक्त रहती तो वो अकेले निर्वाह कर लेती। उसके बाद उसको अगर कम उम्र में बाल्य विवाह में देखिए उसका गुजर गया तो बाल्य बच्चे में जला दिया जाता था। अब उसका जीवन शुरू नहीं होगा कि खत्म हो जाता था। उसके बाद देखिए बाल विधवा विवाह, जब विधवा है तो उस विवाह करने का अधिकार अभी है, लेकिन उस समय विधवा पुनर्विवाह नहीं था। तो विधवा पुनर्विवाह शारदा एक्ट के द्वारा 1978 में लाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुनते होंगे। ये सब देश आजाद होने से पहले ही, अंग्रेज के समय से यह सब अधिकार, ये सब कानून बना लिए थे हमारे देश के लोग। इतना जागरूक थे नारीवादी के लिए। देखिए
इसीलिए ना हमारा देश का जब संविधान बना उसमें किसी भी को अछूता नहीं छोड़ा गया। आज हमारा देश का संविधान क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए अधिकार है, न्यून माइनॉरिटीज़ के लिए, जो अल्पसंख्यक है उसको हित भी पूरा हो रहा है, सबका हित पूरा है। आज हम लोग का समाज, जो संविधान निर्माता तो क्या थे, वो जिए हुए थे इस सब चीज़ से, देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, वो समाज से जुड़े हुए थे। इसीलिए जो संविधान बना है वो समाज के सब पक्ष को लेते हुए बना है, जो आज हमारा सक्सेसफुल है संविधान। अब देखिए महिला शिक्षा, जितना भी महिला शिक्षा देखिएगा, सरोजिनी नायडू ये सब जो पढ़ी लिखी आगे पढ़ी, तो वो सब रामाबाई ये सब महिला शिक्षा के लिए काम करती थी, महिलाओं विद्यालय खोली हुई थी, जिससे महिलाएं पढ़ी है और महिला शिक्षा में सशक्त बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये सब क्या है, समाज सुधार में अंग्रेज के समय से ही क्या कदम उठाए गए थे भारत के दौरान। देखिए महिला जागरूक स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही चल रहा था, महिला लोग उसको चेतना आ रहा था कि हम लोग के बारे में हमारा घर वाला नहीं सोचा, हमारे लोग नहीं सोचे, हमारे मतलब कि जितना घर वाला है उनको या उनके ससुराल वाले वो लोग नहीं सोचे, तो इतना सोच का है ना लोग, तो समझा गया कि उसमें चेतना आ गई कि भाई तुम लोग पॉपुलेशन का हिस्सा है, तुम्हारा भी बराबरी का अधिकार है, तुमको वंचित रखा गया है। इससे क्या हुआ, उसमें चेतना बढ़ती गया, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक चेतना है कि हमको भी काम करने का अधिकार, आर्थिक चेतना आया, हमारा समाज में बराबरी भागीदारी है, इससे चेतना आया, राजनीति में भी उनका हक होना चाहिए, क्योंकि 50% उनका जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, महिला करेगी। तो ये सब चेतना का विकास हुआ। तो महिला मतलब जो है, जब हम लोग का देश में जब अथी बुलाया जाता था, मीटिंग होता था, जो मतलब कि मीटिंग किया जाता था, उस समय महिला सब भी भाग लेती थी। देखिएगा गांधी जी के जितना मीटिंग है ज़्यादातर महिला ही भाग लेती थी। क्यों? क्योंकि महिला का जागृति चेतना सब आ रहा था स्वतंत्रता पूर्व से ही। ठीक है, चलिए, लोग को सशक्त भी जागरूक भी किया जा रहा था। आज भी नारीवादी समस्या बनी हुई है, आज नारीवादी को समस्या उस समान हक मिल गया है, इससे ज़्यादा अब नारीवादी का विकास नहीं। अभी भी शिक्षा कम है, 2011 का जनगणना में देख लीजिएगा, 84% जहाँ पे पुरुष का जनसंख्या, महिला का जनसंख्या कितना 60% के आसपास है कि नहीं, 63-64% है। स्त्री भ्रूण हत्या आज भी देखिएगा, तो क्या होता है, लिंग निर्धारण अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चा का जांच होता है, स्त्री होने पर क्या किया जाता है, गर्भपात कराया जाता है। स्त्री भ्रूण हत्या चल रहा है, आज भी समस्या है बना हुआ। ठीक है, पुत्री जन्म पर शोक बनाया जाता है, मतलब कि खुश नहीं रहता, जहाँ पुत्र जन्म हुआ तो लड्डू मिठाई बढ़ जाता है, स्त्री जन्म पे क्या होता है, ऐसा लोग मायूस हो जाता है। ये सब समस्या कैसे बना हुआ है कि नहीं। अब देखिएगा कि दहेज प्रथा के द्वारा क्या होता है, बहुत तरह का समस्या है, महिला को जलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। ये सब क्या है, समस्या नारी के लेके अभी भी है कि नहीं है। इसीलिए आज नारी बोझ क्या हो जाती है, क्योंकि ये सब समस्या से उसको झेलना पड़ेगा, इसलिए स्त्री नहीं होना ही अच्छा है, ये सब विचार है। तो हमारा अगर समाज बढ़िया रहेगा, ये सब समस्या नहीं रहेगा, तो स्त्री जन्म पे कोई शोक नहीं मनाएगा, और स्त्री एक उत्सव का बात हो जाएगा, जो पहले वाला बात था, लक्ष्मी दुर्गा गिरी में क्या होता है, घर में लक्ष्मी आ गई, ये सब माना जाएगा। ठीक है, ये सब समस्या को हटाना होगा, और हमारे लोग के राजनेता काम कर रहे हैं इस पर, महिला को सशक्त कर रहा है, महिला ये सब कुरीतियों को हटाने की कोशिश कर रहा है। देखिए नारियों में कुपोषण फैल गया है, मालूम है, नारी में बहुत सारा समस्या होता है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, उसके द्वारा क्या होता है, हमेशा खून का लॉस होते रहता है। इससे क्या होता है, पौष्टिक मतलब उनको शरीर में हमेशा बहुत चीज़ की कमी रहती है, घर का देखभाल करते हुए अपना ध्यान नहीं रखती है, इससे पौष्टिक भोजन उसको नहीं प्राप्त होता है, और उसका विकास मानसिक स्तर पर या मतलब अंडर वेट रह जाती थी, वजन से कम रह जाती है ज़्यादातर महिला में। गरीबी में देखिएगा, और पुरुष का देखिएगा तो हेल्दी रहता है। तो पौष्टिक भोजन, कुपोषण का शिकार रहती है महिला, मतलब कि देखिएगा एनीमिया ज़्यादा बीमारी किसमें होता है, आयरन वाला रिच खाना नहीं खाएगी, नॉर्मल खाना जो है रोटी चावल बस वही खाना है, खाना में डाइवर्सिटी नहीं आता, परिवार को देखती है लेकिन अपने ध्यान नहीं रखती, इससे उसमें क्या होता है, कुपोषण आ जाता है। तो हमारे लोग में देखिएगा आंगनबाड़ी के द्वारा बहुत सारा पौष्टिक चीज़ दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा पौष्टिक भोजन दिया जाता है कि जिससे उसको विकास हो सके। ठीक है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, शिक्षा में कमी क्या हो रहा है, महिलाओं की शिक्षा जो है बढ़िया स्तर पे, बढ़िया शिक्षा में कर रही है, लेकिन प्रतिशत देखिएगा महिला को शिक्षा नहीं कोशिश किया जा रहा दिलाने के लिए। इसलिए हमारे स्तर पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब का जो नारा चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि स्त्री के शिक्षा के लिए बढ़िया काम किया जाता है। ठीक है, इससे कि क्या करे, ये समस्या दूर हो। इसलिए स्त्री शिक्षा जब होगी, स्त्री जब शिक्षित होगी तो वो क्या होगी, आत्मनिर्भर होगी। इससे क्या होगा, समाज का विकास, ये सब कुरीति सब घटेगा, और समाज में महिलाओं का क्या होगा, फिर से वो स्थिति आ जाएगी पहले वाली। अब देखिए
आज भी इसके नारीवादी या नारी मुक्ति आंदोलन चल रहा है और इसको हक दिलाने के लिए अभी भी ये सब कुरीति बना हुआ है। इसलिए नारी मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन चल रहा है कि सबको जल्दी खत्म किया जाए। जो हमारे लोग के नेता कर रहे हैं, विभिन्न कानूनों बना दिए, लेकिन समाज में जागरूकता भी होना चाहिए। कानून बना हुआ है, ये सब दहेज लेना पाप है कि बना हुआ है कि नहीं? कानून पाप है। ये सब स्त्री भ्रूण हत्या, ये सब पाप है कि नहीं? स्त्री जांच करना, मतलब लिंग जांच करना, ये सब अपराध है कि नहीं? कोई भी अल्ट्रासाउंड में देखिएगा बाहर में क्या लिखा हुआ? लिंग जांच एक दंडनीय अपराध है। इस सब पे कानून सरकार बना दी, लेकिन कानून बनाने के अलावा समाज में जागृति फैलाना होगा। आज भी बाल विवाह के खिलाफ अंग्रेज के समय से कानून है, लेकिन आज भी हो जाता है, क्योंकि ये कानून तो खाली बनाने से नहीं होता, समाज में उसका, समाज के सोच में भी क्या होगा? बदलाव चाहिए, तभी जाके क्या होगा? लोगों में चेतना आएगा, समाज के लेवल पर भी। ठीक है, उसको ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दयनीय स्थिति के कारण, महिलाओं के आज जो दयनीय स्थिति, इसके क्या कारण रहे हैं? पहला देखिएगा पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का मतलब सिर्फ यह समझिएगा कि घूंघट के अंदर रहना ही पर्दा प्रथा है, वो तो है ही है। दूसरा, चार दीवारों के अंदर बंद रहना, बाहर में उनको शिक्षा या रोजगार से वंचित रखना भी क्या है? पर्दा प्रथा है। ठीक है, पर्दा मतलब कि चार दीवारी के अंदर रख दीजिए अपना, उसको पर्दा प्रथा है, और वो तो है ही है घूंघट में रहने के लिए। सती प्रथा अब क्या है? ये सब क्या है? खराब दयनीय स्थिति के कारण सती प्रथा रहा है। और अभी भी सुनिएगा कि कोई गांव में, ये सब पिछला जगह, गांव ग्रामीण जगह में क्या हो गया? सती प्रथा का केस एगो मिल गया है। ये सब क्या होगा? समाज के अपराध तो है, लेकिन समाज में इस चेतना अभी नहीं आया। बाल विवाह, अभी भी देखिएगा बिहार में, राजस्थान में बाल विवाह हो जा रहा है। ये सब दयनीय स्थिति का, बाल विवाह बहुत बड़ा समस्या की बात है। महिला छोटी उम्र में शादी हो जाने से बहुत समस्या है। उसका पास चेतना नहीं रहता, उसको पता ही नहीं रहता शादी अशादी हो गया है, पता चला किसी के अंदर निर्भर हो गई। और वहाँ पे उसको शिक्षा लेना चाहिए था, सशक्त होना चाहिए, कौशल लेना चाहिए, जिससे वो काम कर सके। तो वो क्या, उस सबको तोड़ दिया था, काट दिया था। ये सब पुरुष प्रधान समाज का काम है कि अभी उसको चेतना आने से पहले ही क्या कर दो? तोड़ दो। अब देखिए दहेज प्रथा, दहेज से जुड़ी बहुत सारी क्या है? अपराध जुड़ा हुआ है कि नहीं? दहेज से जुड़ा हुआ, ये सब दयनीय स्थिति का कारण है। आज इस मतलब स्त्री जन्म पर उत्सव क्यों नहीं होता है? उसका एक कारण दहेज प्रथा है। शादी जब करना होता है तो क्या होता है? महिलाओं का बहुत दुरादर करना पड़ता है, मतलब कि दहेज प्रथा, दहेज में बड़ा एक रकम देना पड़ता है, जिससे स्त्री बहुत बोझ पड़ता है, मतलब महिला के गार्जियन पर, पेरेंट्स पर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है महिला के दयनीय स्थिति का। तो इसलिए जन्म में नहीं देना चाहता है कोई कि महिला जन्म हो, ये इसके पीछे दहेज प्रथा कारण। देखिए चौथा, स्त्री पुरुष विभेद। अब क्या है? स्त्री और पुरुष में विभेद है, बहुत स्तर पे है। राजनीति स्तर पे देखिएगा, आज भी बिहार में 2025 में चुनाव हुआ है, जिसमें लगभग 29 शायद महिलाएं चुनाव लड़ी। 243 सीट है बिहार में। कितना है विधानसभा सीट? 243, और 29 को महिला आई है। महिला कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन उनका कितना परसेंट है? 50%। इसका कितना होता है? 120, 121 होता है कि नहीं? तो इतना आना चाहिए, इसका जगह कितना है? 29। आज भी कितना स्थिति खराब है महिला का, राजनीतिक रूप से है, उसको भागीदारी मिल रहा है? उतना नहीं मिल रहा है। यही बहुत बड़ा पिछड़ापन का कारण है। जहाँ महिला बैठती है, आज देखिएगा बिहार में थोड़ा सा शपथ लेने में भी हिचकिचा गई। इस शपथ नहीं, मतलब नहीं, शिक्षा का भी अभाव है, ये सब समस्या है। आप देखिएगा राजनीति तो लड़ती है, मतलब चुनाव लड़ती है महिला, लेकिन उसके भी यहाँ पे उस पर शासन कौन चलाता है? पुरुष चलाता है। प्रधानपति ये माना जाता है, इसके प्रधानपति, यह पत्नी है, इसके प्रधानपति है ही, प्रधान के पति है ही, है कि नहीं? बोला जाता कि नहीं? प्रमुख पति। महिला अभी अंदर में साइन कर रही है खाली, लेकिन पूरा शासन प्रशासन, मीटिंग उटिंग, कहीं जाना आना कौन देखता है? पुरुष देखता है। मतलब एक दिखावा के तहत महिला को आगे करके क्या किया? चुनाव लड़ा दिया गया है और राजनीति में शामिल कर लिया गया दिखावा के लिए। उतना मतलब समझिए 29 लोग भी है, 29 से महिलाएं कम, 10% मान लेते महिला आई, उसमें भी नहीं आई अच्छा से। उसमें भी उसके बिहार पे कौन शासन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। ये कितना बड़ा समस्या सोचिए, अभी राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं मिल रहा है। ये सब देखिए, स्त्री पुरुष विभेद है संख्या में। एक देखिए तो हम तो अभी बताया, राजनीति में संख्या में भी बहुत बड़ा विभेद है। 1901 में जाके देखिएगा तो 100,000 पुरुष पे कितना महिला थी? मतलब 50,000 पुरुष पे 1,000 महिला होना चाहिए, तब ना 50% होगा। कितना महिला थी? 972। लेकिन 2011 में कितना है? 943। देखिए समय बढ़ा तो ये घट ही गया है। अब बताइए, हम लोग विकास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? उल्टा हो गया। 972 था कब? 1901 में, और 2011 में जब जनगणना आखिरी यही ना 943 निकला है लिंगानुपात, 1000 पुरुष पे कितनी महिला। ठीक है, तो अपवाद देखिएगा, लेकिन कुछ जगह पे ज्यादा महिला को देखा गया। ये जो शिक्षित राज्य है वो केरल, 100% शिक्षा है, तब भी क्या है? केरल में बढ़िया माना गया। 1000 प्लस महिला है इसमें, मतलब पुरुष से ज्यादा यहाँ महिला है। पुडुचेरी, ये जो पौंडीचेरी ये राज्य है जो,
केरल और पौंडीचेरी जो राज्य है यहाँ पर अपवाद है, इसका संख्या वहाँ पे ज़्यादा है महिला का, ठीक है। ये सब बढ़िया का कि शिक्षा है इस राज्य के पास, है कि नहीं। और ये क्या है, ज़्यादातर यहाँ पे दूसरे धर्म मानने वाले लोग हैं, हम लोग के धर्म में ये सब जड़ता से पकड़ा हुआ है। चलिए देखिए, लिंग समानता का अभाव। हमारे यहाँ क्या है, समानता मिलता है स्त्री होने पर। स्त्री पूछिएगा स्त्री से क्या समानता, बराबरी है, हर जगह से उसको दुराग्रह किया जाता है। तो हमेशा वो समाज के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर क्या है, वंचित रह जाती है। वंचित नहीं रहती तो थोड़ा भागीदारी मिलता है, पूर्ण भागीदारी नहीं मिलता है उनको। मतलब बराबरी आपके घर में ही बराबरी नहीं किया जाए तो कितना बुरा लगता है, और उसको सदियों से ये झेलना पड़ रहा है, ठीक है। और आरक्षण मिलता है तो कोई को तकलीफ भी हो जाता है। देखिएगा उच्च मृत्यु दर, क्या है, उच्च मृत्यु दर, ये समानता क्या अभाव है। मृत्यु दर ज़्यादा किसमें देखा गया है, स्त्री में मृत्यु दर है, वहाँ पे उसका इलाज बढ़िया से अपना ध्यान नहीं रखती है। महिला को वैसा वातावरण इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जिससे वो, यहाँ पे बच्चा में भी देखिए महिलाओं को ज़्यादा मार दिया जाता है, वहीं से लिंगानुपात घट जाता है। गर्भपात, देखिए गर्भपात होने पर क्या होता है, महिला का गर्भपात हो जाता है। ये सब क्या हो गया, समस्या है। पुरुष प्रधान समाज में नारी महत्वहीन है। आज का समाज कैसा है, पुरुष प्रधान है कि नहीं। हर जगह देखिए तो पुरुष है, बड़ा बड़ा मैनेजमेंट पर बड़ा बड़ा जज, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा सीट पे देखिएगा तो कहाँ है, पुरुष है। तो वहाँ महिला की बात कौन करेगा। पुरुष प्रधान समाज किसको नहीं अच्छा लगेगा, पुरुष को अच्छा नहीं लगता है क्या, अच्छा लगता ही है। इसका बात कौन करेगा, पुरुष को अपना थोड़ा सा ये कम होना होगा कि नहीं, इससे तो डाउन होना पड़ेगा। स्त्री को थोड़ा सा समाज में भागीदारी देना होगा कि नहीं, तब ना उसका विकास होगा। यहाँ पे स्त्री पुरुष समाज में क्या, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का महत्व क्या, महत्वहीन है, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उपाय, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद सुधार चल रहे हैं। हमारे समाज में स्वतंत्रता से पहले से और स्वतंत्रता के बाद आज भी महिलाओं को मतलब उसको अपना हक देने के लिए सुधार चल रहे हैं। जैसे देखिएगा, हमारे जब संविधान लागू हुए तो वोट देने का अधिकार मिला, यूरोपियन देश में नहीं मिला था, लेकिन हम लोग के देश में देखिए वोट डालने का अधिकार मिला कि नहीं, समान वोट पुरुष भी डालता है स्त्री भी डालती है। आजकल देखिए बिहार चुनाव में क्या उल्टा ही हो गया, महिला लोग ज़्यादा % वोट डाल दी। क्यों, क्योंकि महिला को चेतना को बढ़ाया जा रहा है राजनीतिक दल द्वारा, क्योंकि 50% से ऊपर महिला का देखिए वोटिंग है। पुरुष कहीं बाहर कमा रहा है लेकिन महिला वोट डालने गई है, ताकि उसके लिए काम कर रहा है राजनीति उसके अति हो रहा, तब ना इसका वोट बढ़ रहा है, पैसा भी मिला है कि नहीं। 10,000 रुपया क्यों दिया गया उसको, चेतना के लिए। समझिए कि हमको क्यों 10,000 मिल रहा है, क्योंकि हमारा महत्व है ना, इसका महत्व को और बढ़ाया जा रहा है स्त्री का, महिला का। अब देखिए ये सब क्या उपाय है सुधार के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। आज हमारे नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है, महिला हो या पुरुष समान कार्य कर रहे हैं उसके लिए समान वेतन। पहले नहीं था। मजदूरी देखिएगा तो महिला को देखते कम फिजिकली उतना कम मजबूत नहीं, कैपेबल नहीं है, तो उसका दिहाड़ी कम होता था, अब पुरुष का ज़्यादा होता था। तो क्या काम दोनों सेम कर रही है, लेकिन समान कार्य के लिए वेतन समान नहीं है, महिला को कम दिहाड़ी रहता था। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में संविधान निर्माता प्रावधान किए होते, लेकिन लागू नहीं था, लेकिन अब लागू है। आप कोई भी देखिएगा नौकरी करिए, समान कार्य है, समान वेतन देना होगा। प्रसूति सहायता, जब बच्चा का जन्म होता है उस समय महिलाओं को बीमारी का बहुत सारा समस्या होने का डर रहता है, बहुत सारा उसको हेल्प की जरूरत होता है। उसको मतलब उसके समय उससे पहले भी क्या होता है, पौष्टिक तो कमजोरी रहती है, कुपोषण का शिकार रहने करती है, उसको क्या करिए मतलब पौष्टिक चीज चाहिए रहता है, तो वहाँ समय से प्रसूति सहायता दिया जाता है बहुत सारे सत्ताधारी द्वारा, ठीक है, हमारे समाज में। तो प्रसूति सहायता उपाय किया गया है कि उसको बच्चा के जन्म के समय उसको जो मृत्यु दर से कुछ रोका जाए। पता चलता था कि बच्चा का जन्म देते थे महिला का मृत्यु हो गया, तो ये सब प्रसूति सहायता देने से ये सब में कमी आया है, ये सुधार का पात्र है, ठीक है। तलाक, तलाक के बाद क्या होता है, एलिमोनी राशि। आज इसको सब लड़की लोग फायदा उठा रही है, ठीक है, जो जिसको सोच समझ नहीं है इसका कितना बड़ा सहायता है। पहले तलाक दे के छोड़ दिया जाता था महिला को, अब वो मतलब कि उतना कुछ सक्षम नहीं रह पाती थी काम उम के लिए। अब महिला क्या हो गई, बच्चा उच्चा लेके क्या हो गई, अलग हो जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कहीं भी कोर्ट में क्या होता है, अदालत में व्यवस्था किया गया है कि महिला को जब तलाक के बाद उसको परिसंपत्ति एसेट्स में से, लड़का के एसेट्स में से कुछ देना होता है कि नहीं। सब सुनते होंगे अभी न्यूज में, इसका तलाक हुआ, हार्दिक पांड्या हुआ, ये सब हुआ, ये सब का अपना सब परिसंपत्ति में से क्या करना पड़ता है, कुछ हिस्सा अपना परसेंटेज देना पड़ता है। और महिला लोग इसका फायदा भी उठा रही है, ये गलत है। इसका पीछे कारण था सही, पॉजिटिव कारण था, नेगेटिव फायदा मत उठाइए, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा शादी, लड़कियों को भगाना, ये सब क्या है, इस सब पर रोक लगाया गया सरकार के द्वारा। दूसरी शादी करना, एक साथ रहते हुए पत्नी को दूसरी पत्नी करने का क्या हो, इसके खिलाफ कानून बना हुआ है। अगर पहली पत्नी कंप्लेन कर देती तो इसका खिलाफ क्या है, कानून एक्शन हो जाएगा। ये क्या है, दूसरी शादी करना, लड़कियों को भगा के शादी कर लेना, ले जाना,
ये सब क्या है, अपराध है। वेश्यावृत्ति, ठीक है, वेश्यावृत्ति भी क्या है, अपराध है। ये सब अपराध है, ये सब सुधार के लिए काम किए गए, ठीक है। एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर, ये भी को भी अपराध माना गया, ठीक है। चलिए, पत्नी को रहते हुए दूसरा अपना संबंध बनाना गलत है। न्यून उम्र 18 वर्ष। अब शादी के लिए उम्र कितना निर्धारित किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया ना, उस समय चेतना आ जाती है कि ना महिला में, ये भी ठीक है। अब देखिए और क्या किया गया है, ये सब कुछ अपनों से भी हम ऐड किए इसमें, ठीक है। बालिका विद्यालय खोला गया महिलाओं के लिए, जहाँ पे पुरुष उसमें कंफर्टेबल नहीं, महिलाओं के लिए सेपरेट विद्यालय खोला गया। महिला शिल्प सदन, महिला अपना कौशल विकास कर सके इसके लिए शिल्प सदन है, अपना स्वरोजगार काम कर कुछ सीख सके, ठीक है। तो देखिएगा आप, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखिए, लिज्जत पापड़ का नाम सुने हैं? तो लिज्जत पापड़ में क्या है, महिला ही सब न लगी हुई है, समूह बनाई, मेहनत की, आज लिज्जत पापड़ कंपनी कितना बड़ा हो गया, इसके पीछे कौन है, महिला सब। तो वो रोजगार अपना कुछ लोग मिलके, सहकारिता कहते हैं इसको, ठीक है, कोऑपरेटिव, ये सब का नाम सुनते होंगे, ठीक है। अब देखिए शिल्प सदन, महिला शिल्प सदन खोला गया, महिला शिल्प नाम सुनते होंगे हर जगह। मातृ सेवा सदन, अब महिला माता बन गई, वहाँ पे माता लोग का सेवा होता है, या कोई किसी का माता छोड़ देता है, वृद्धाश्रम है, इस सब में क्या होता है, महिला लोग का बढ़िया से व्यवस्था के, वहाँ पे वो लोग अपना काम भी कर लेती है, जो जिसके गार्जियन को छोड़ दिया जाता है, महिला शिल्प मातृ सेवा सदन है या वृद्धाश्रम है, वहाँ पे महिला को काम दिया जाता है, वो लोग काम करके अपना पैसा और बचाइए लेती है, कोई लेता नहीं उनका पैसा। गृह उद्योग, अब होम घरे में कराई उद्योग, जैसे बिहार में 10,000 रुपया मिला, कथी करने के लिए मिला, उद्योग कर अपना धंधा खोलने के लिए, आगे 2-3 लाख जो भी मिलेगा, ठीक है। गृह विज्ञान, होम साइंस, होम साइंस का विषय क्या दिया गया, महिला में जागृति फैलाने के लिए, शिशु पालन, ये सब में प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं के लिए, ये सब सुधार के कार्य चल रहे हैं, बहुत में सुधार आया भी, पॉजिटिव देखिए क्या उपाय मिला, प्रभाव देखिए सबका क्या पड़ा है, सबका प्रभाव सकारात्मक रहा, इस सब का प्रभाव क्या था, सकारात्मक था। आज देखिए महिला को शिक्षा का आज क्या हो गया, लगभग 2 गुना हो गया, हर जगह देखिएगा कि महिला शिक्षित है, बढ़िया व्यवस्था में आ गई है, ठीक है। महिला का शिक्षा में कितना बड़ा, हर जगह देखिए कॉलेज स्कूल अपना कोचिंग ये सब में महिलाओं की भागीदारी हो रही है कि ना, शिक्षा में बेटी पढ़ाओ चल रहा है कि नहीं, बढ़िया व्यवस्था है। उच्च प्रबंधन पर क्या है, महिलाएं हैं, वो अन्य जगह पर क्या है, महिला जैसे सीईओ पद पर, या 15वीं और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी महिला, सुमित्रा महाजन। अभी के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये सब महिला कैसे आ गई है, अगर पुरुष प्रधान समाज रहता, अपना हक उसको नहीं देता, तो कभी ये सब इतना उच्च पद पे आ सकती थी। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताइए, आपको पता होगा कि हम जितना भी निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में, ठीक है, और राज्यसभा में और विधानसभा में, ये सब निर्वाचित करते हैं, तो ये पुरुष के बिना चले वो आ जाएगी। ये देखिए राष्ट्रपति पद पे कौन है, महिला, 16वीं और 15वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, महिला ही रही है। आर्थिक विकास व स्वरोजगार में वृद्धि, महिलाओं के आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, वो लोग को सक्षम हुई है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इस कौशल प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का निर्माण हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही क्या चल रहा है, हमारे लोग का पता होगा, जब देश आजाद हुआ तो सुनियोजित ढंग से संसाधन के उपयोग और सुनियोजित ढंग से संसाधन के उपयोग के लिए क्या किया गया, एक पंचवर्षीय योजना चल रहा है हर 5 साल के लिए। कब से चला पहला पंचवर्षीय योजना, 1951 से लेकर 55 तक, 1951 से लेकर कब चला, 55 में। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, कब हुई, 1953 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पश्चिमी या छठी पंचवर्षीय योजना में भी क्या हुआ, महिलाओं के लिए कुछ कार्य किया गया। अब देखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, रोग निरोधक टीका लगा, जिससे कि महिलाओं में जितना भी महिलाओं से रिलेटेड क्या होता है, बीमारी होता है, उससे मुक्ति हुआ, उससे उनका जीवन स्तर में वृद्धि हुआ, कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा उसकी आयु में वृद्धि हुई, ठीक है। गर्भपात का अधिकार मिला, अगर मान लीजिए कि परिवार नियोजन से नहीं बच्चा अगर रह गया तो गर्भपात करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। गर्भ निरोधक गोली मिला, अगर मान लीजिए रह गया बच्चा तो क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली के द्वारा क्या होता है, अपना यह अनचाहा प्रेगनेंसी को दूर कर सकता है। नसबंदी, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन में महिलाओं को जागृति करना, मतलब परिवार कल्याण के लिए महिला को सक्षम बनाना, उसको चेतना बढ़ाना, ये सब क्या, ये सब उपाय मिला है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आया है, ठीक है। चलिए देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, परिवार कल्याण, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, इसमें काम हुआ। शिक्षा में बढ़ोतरी हुआ। 1985 में मानव संसाधन विभाग के द्वारा एक मंत्रालय बनाया गया, जिसको महिला ब्यूरो कहते हैं। कब बनाया गया, 1985 में। कौन 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 मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। चलिए स्थापना की है, ठीक है। परिवार कल्याण मंत्रालय का भी क्या है, निर्माण हुआ है कि नहीं, परिवार कल्याण मंत्रालय भी है जो देखता रहता है, स्त्री विभाग भी है, महिला विभाग भी है कि नहीं। इस सब में क्या है, महिला लोग का राजनीतिक रूप से क्या किया जा रहा है, अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, महिलाओं को स्वरोजगार में वृद्धि हुआ है, ये पॉजिटिव सरकार के द्वारा कदम उठाने से क्या हुआ है, महिला लोग स्वरोजगार कर रही है। श्रीमती इला भट्ट की अध्यक्षता में एक देखिए 1987 में फरवरी में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इनके सुझाव क्या क्या थे देखिए, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना, मतलब शिशु विकास योजना मतलब शिशु से ही उसको देखभाल करना, और ग्रामीण महिलाओं के लिए देखिए 10-15 महिलाओं का क्या बनता है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसके लिए क्या एक इकवारा 1982 में बना, ठीक है। अब देखिए 10 से 15 महिला का समूह द्वारा ऋण और अन्य सहायता लेता था, और उसका बढ़िया मतलब ऋण लिया, लोन लिया 10-15 महिला। आज भी महिला जो लोन ले रही है 10-15 को शहर में चल रहा है कि नहीं, मीटिंग करके जो लोन उठाती है, इसके पीछे पॉजिटिव कदम था। तो महिला समाज लेके कहीं गलत में यूज कर दे रही है, कुछ अपना पर्सनल काम कर रही है, लेकिन उसका क्या एम था, ये इसका अच्छा सहकारिता में एम था कि अपना रोजगार कर सके, वो सशक्त बने। देखिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना, ठीक है। कार्य क्या था, स्त्री के विरुद्ध अपराध की जांच करना, जैसे उसी में डिमांड किया जाता है कि जो दहेज से रिलेटेड जो मारा जाता है महिला को, उससे क्या खिलाफ, उसके खिलाफ इन्हीं लोगों ने बहुत बड़ा कदम पहल किया, जो कोर्ट अदालत लोग क्या बनाया, उसमें बढ़िया सजा दिया गया, ठीक है। आज भी देखिएगा बलात्कार जैसे ये सब का आंदोलन शुरू हो जाता है, कड़ा से कड़ा सजा क्यों नहीं निर्धारित किया जाता है, ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1975 में फर्स्ट राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा की गई, उसमें क्या प्रावधान किया गया, 1975 में पहला नीति बना महिलाओं लोग के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास हो महिला का, तीनों पक्ष का विकास हो महिलाओं के लिए, ठीक है। शिक्षा मिले, स्वास्थ्य बढ़िया हो, उसका ध्यान रखा जाए। सामाजिक सुरक्षा में सहायता, सामाजिक सुरक्षा मतलब समाज में उसको इससे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं झेलना पड़े, ठीक है, सुरक्षा भी मिले उसको, और अपना काम के लिए मतलब पैसा आर्थिक सहायता भी मिले। मानव अधिकार के उपयोग में सक्षम, वो लोग मानव भी है, इंसान है कि नहीं महिला, तो उसका मानव के नाते उसका कुछ अधिकार है, उसके लिए उसको उपभोग के लिए सक्षम बनाया गया, उसको जागरूक करना। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, समाज में अनुकूल वातावरण जिससे उनका विकास हो, समाज में वैसा माहौल बनाना जिससे उनका क्या हो, अपना दम घुटे नहीं, अच्छा महसूस हो। उनका सामाजिक और का मतलब क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उसका क्या हो, ऐसा माहौल बनाए जिससे उसमें उसका विकास हो सके, इस तीनों पक्ष का आसानी से। अब देखिए क्या, अपराध व असमानताओं को कम करना, क्या करना, अपराध, महिला से जुड़ी अपराध कुछ महिलाओं के लिए, जैसे देखिए ऑनर किलिंग का नाम सुनते हैं, बच्चे के माता पिता के द्वारा महिलाओं को मार देता है, और कहीं भाग के शादी किया तो उसके माता पिता ही अपने बच्ची को मार देते हैं, उसको कहते हैं ऑनर किलिंग। तो ये सब महिला से जुड़ी अपराध है, महिला से जुड़ी अपराध अलग है। दहेज प्रथा के लिए महिलाओं को मारना, उसको प्रताड़ित करना, बच्चा में गर्भपात में ही मार देना, ये सब क्या महिला स्त्री से जुड़ी ये अपराध है, खाली स्त्रियों में होता है, बलात्कार स्त्रियों को होता है। महिला से जुड़ी असमानता अपराध को क्या करना है, कम करना है, ये सब बात है। अब देखिए भारत में अन्य देशों की तुलना में राजनीतिक भागीदारी कम है। अब देखिएगा कि स्त्री का जो भागीदारी है अभी दूसरे देश में देखिएगा तो यूरोप या वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देश में अच्छा है, लेकिन भारत में अभी राजनीतिक भागीदारी उतना नहीं है। इतना पॉजिटिव देख लिया आप लोग तो आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव बहुत हो गया है, नहीं पॉजिटिव हुआ है। अभी भी क्या है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में आइडियल कितना होना चाहिए, 50%, 50% पुरुष 50% महिला है। लेकिन यूएसए में, विकसित देश में देखिए 20.2% है अभी भी, 19.6 कहाँ है, यूरोप में है। दक्षिण एशिया में देखिएगा, साउथ एशियन कंट्री में 11.7 है, लेकिन भारत में कितना है, भारत में बहुत कम है, इसे 8-9% के बराबर है। भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो गया, इसका पता है क्या हुआ है, 73वां में क्या आया है, पंचायती राज, नगर पालिका ये सब जो आया है, उसमें महिलाओं के लिए नगर निकाय पंचायत में 1/3 आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए। अब पता चलेगा कि महिला के यहाँ पर पुरुष ही प्रचार कर रहा है, लड़ रहा है, जब प्रधान बनता है या प्रमुख बनता है महिला तो उसके बिहार पे शासन कौन चलाता है, पुरुष चलाता है। ये भी सच है हमारे समाज का। इतिहास में स्त्री का महत्व काफी महत्व था, जैसे गृह लक्ष्मी कहा जाता था, उसमें क्या करता था, स्त्री जन्म पे उत्सव मनता था, लेकिन आज ये सब पहले से क्या है, बहुत खराब है स्त्री का पोजीशन। चलिए अब आप बताइएगा पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में नहीं आया, कितना अच्छा लगा, आज कमेंट जरूर करना है, क्योंकि एकदम अस्थिर से आप लोग को बताया है। देखिए सोशल साइंस नाम दिया गया इसको, क्यों, क्योंकि यह साइंस है, साइंस समझ में आ जाता है लेकिन सोशल साइंस नहीं समझ में आता, क्यों, इसको आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। अच्छा से दिमाग खोल के समझिए, इसमें बहुत बड़ा विचारधारा थॉट चलता है, इसको पढ़ के लोग आईएएस प्रबंधन लेवल पर पोस्ट पे जाते हैं, इसलिए ध्यान से बताइएगा कैसा समझ में आया कि नहीं आया। इसको एकदम काम सबके लिए आएगा, जो 10th में है, जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, जो बीपीएससी निबंध में जो महिलाओं के लिए आएगा,
इतना बड़ा मटेरियल दे दिया आपको, एक जगह सब चीज़, उसको आराम से चिपका दीजिए, एग्जाम में पूरा नंबर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।